हेलो नमस्ते, मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि संस्था के कुछ लिखा पढ़ी के काम थे जिसमें हम व्यस्त हो गए थे। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ नवरस के बारे में और भावों के बारे में तथा उनकी कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में। ज़्यादातर सभी को पता ही होगा कि नवरस कौन से हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और नौवां शांत रस। कई लोग वात्सल्य और भक्ति को भी रस के रूप में मानते हैं, लेकिन इसे शामिल करने के बारे में अभी तक के वाद विवाद चल रहा है। रस को हम ज्यादातर भाव से जोड़ करके देखते हैं, इमोशंस जो हम कहते हैं। नवरस यानी 9 इमोशन ऐसे जोड़ करके हम देखते हैं, लेकिन रस का सही शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो वो होता है आनंद। यानी कि जब हम कोई चीज देखते हैं और सुनते हैं उससे जो हमें आनंद प्राप्त होता है वो मूलतः रस कहलाता है। इसलिए हम दर्शकों को भी या श्रोताओं को भी रसिक कहते हैं, यानी जो देखने और सुनने की कला का आनंद लेते हैं वो रसिक। रस की निष्पत्ति भाव से ही होती है, यानी सबसे पहले भाव होता है जो हमारा इमोशन होता है जब हम महसूस करते हैं, और उस इमोशन को, उस भाव को जब हम अपने भीतर इतना आत्मसात करते हैं कि उसका विलय होकर के वो रस बन जाता है। वो भाव नहीं रहता, वो सिर्फ रस रहता है और उस रस के कारण से हमको आनंद की अनुभूति होती है। तो इमोशंस की हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा प्रारंभिक विषय होगा, और उसके बाद उसके महसूस करने से, भावों के अनुभव से रस बनेगा। जिन कारणों से भाव रस में तब्दील होता है उन कारणों को रसों के अंग कहा गया है और इसने 4 भागों में बांटा है। तो ये जो 4 अंग हैं वो हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव जैसे नाम से ही है कि हमेशा रहने वाला। स्थायी भाव को हम रस के रूप में भी मान सकते हैं क्योंकि हर रस का एक अपना स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव वो भाव हैं जो किसी भी व्यक्ति में हमेशा विद्यमान रहते हैं, भले वो छुपे हों, लोगों को पता ना हो, लेकिन वो परमानेंटली होते ही हैं। जैसे मिट्टी में गंध छुपी होती है, उस तरह से हर व्यक्ति में वो भाव छुपे होते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार वो निकल आते हैं। उन भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 11 मानी गई है। रस चूंकि 9 है और 2 अलग से जो रस की हमने बात की थी, वात्सल्य और भक्ति, तो इन दोनों के जो स्थायी भाव हैं उसको इसमें जोड़ा है। तो इस प्रकार पहला रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सलता, ईश्वर संबंधी प्रेम। दूसरा होता है विभाव, यानी कि कारण, जो रस की निष्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि जो स्थायी भाव हैं उनको रस तक पहुंचाने का कारण बनते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। विभाव के भी 2 भेद है, यानी कि 2 भाग हैं। एक है आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव यानी जिस कैरेक्टर के कारण से, पात्रों के कारण से रस की निष्पत्ति होती है, हम उसे आलंबन विभाव के रूप में मानते हैं। इसमें आलंबन विभाव के भी 2 भेद माने जाते हैं, एक है आश्रय और दूसरा विषय। आश्रय यानी कि जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होता है, यानी कि कैरेक्टर। सपोज मैं अगर हूं तो मेरे मन में किसी के प्रति भाव जागृत होगा तो मैं आश्रय कहलाऊंगा। और दूसरा है विषय, यानी जिसके प्रति भाव जागृत होता है वो विषय, यानी दूसरा कोई अगर व्यक्ति है सामने, उसके प्रति जो मेरे मन में भाव जागृत होगा तो सामने वाला व्यक्ति विषय हो जाएगा। अब विषय भी जो है वो परिस्थितियां भी हो सकती हैं और व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। उद्दीपन विभाव, विषय जो है उसके द्वारा की गई क्रियाएं, यानी सामने वाला जो व्यक्ति है वो जिस तरह से रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है या वो कोई क्रिया करता है, या आसपास जो स्थान है, जो प्लेस है जहां पर हम हैं, रस की निष्पत्ति में जब आपको हेल्प करता है, वो उद्दीपन विभाव की श्रेणी में आता है। उद्दीपन जो विभाव है, उद्दीपन विभाव को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आलंबनगत यानी कि विषयगत, जैसे मैंने कहा था कि मेरी जो क्रियाएं हैं या जो जिस तरह से मैं प्रतिक्रिया करूंगा उसके कारण से भी, और
बाहरी कारण से भी, यानी जो वातावरण है, प्राकृतिक जो कारण है, या दूसरा जो चरित्र है उसके कारण से भी। तो ये दो कारणों से उद्दीपन विभाव जागृत होता है। तीसरा होता है अनुभाव, यानी जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव के कारणों के बाद जो भाव उत्पन्न होता है, उस भावों का एक सपोर्टिव एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, वो अनुभाव कहलाता है। अनुभाव को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो स्थायी भावों को प्रकाशित करने के लिए या अभिव्यक्त करने के लिए आश्रय यानी कि खुद चरित्र द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है, यानी कि हरकतें की जाती हैं, या हम उसको मैनरिज्म भी कह सकते हैं, वो अनुभाव की श्रेणी में आता है। अनुभाव के भी दो भाग होंगे, एक इच्छित और दूसरा अनिच्छित। यानी कि कई बार चीजें ऐसी होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, और कई बार चीजें हमारी इच्छा के बगैर हो जाती है, यानी कि हमें लगता है हमें ऐसा करना है, उस हिसाब से हम करते हैं, और कई बार हमें पता नहीं होता और उस भावावेश में हम वैसा कर जाते हैं। कई बार एक्टर ऐसे कुछ जेस्चर करते हैं जो उन्हें नहीं पता होता, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनिटी के हिसाब से वो चेष्टाएं करते हैं या हरकतें करते हैं, तो वो इच्छित और अनिच्छित की श्रेणी में आती है। और अनुभाव के बाद चौथा जो आता है वो है संचारी भाव, यानी कि जो हमेशा स्थायी भाव जो है वो उसके साथ साथ चलता रहता है। संचारी भावों की संख्या कुल 33 मानी गई है, जिसमें निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार जिसे मिर्गी भी कहते हैं, स्वप्न, प्रबोध, अमर्ष, अवहिता या भाव का छिपाना, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क, ऐसे 33 भाव संचारी भावों की श्रेणी में आते हैं। यानी ये जो 11 स्थायी भाव हैं, उन स्थायी भावों के सपोर्टिव होते हैं और उन स्थायी भावों को और भी लेयर्स में दिखाने का ये काम करते हैं। तो नवरस इतने सारे भावों के सम्मिश्रण से बनता है। नाट्यशास्त्र में सिर्फ 4 रसों को ही मान्यता दी गई है, यानी उसमें कहा है कि श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, ये 4 ही रस हैं जिसके कारण से और भी सारे रस की निष्पत्ति होती है या भावों की निष्पत्ति होती है। न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 6 प्राइमरी इमोशंस दैट आर यूनिवर्सल अक्रॉस ऑल ह्यूमन कल्चर, यानी ऐसे 6 भाव जो न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं, जो सार्वभौमिक रूप से यानी यूनिवर्सली सारी मानव सभ्यताओं में पाए जाते हैं, जिसमें हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज और डिसगस्ट, खुशी, दुख, डर, गुस्सा, आश्चर्य, घृणा, ये 6 मूल भाव माने गए हैं और इन्हीं मूल भाव के इर्द गिर्द और भी बहुत सारे भाव माने जाते हैं। तो इस तरह अलग अलग भाव हैं। नवरस के हिसाब से 9 भाव हैं, फिर स्थायी भाव हैं, फिर संचारी भाव हैं, फिर अनुभाव हैं, विभाव हैं। नाट्यशास्त्र के 4 भाव हैं। नाट्यशास्त्र के अलावा जो 6 मूल भाव जो सार्वभौमिक रूप से यानी यूनिवर्सली माने जाते हैं वो भाव हैं। तो कुल मिलाकर के इन सारे भावों को जब हम भीतर आत्मसात करेंगे तब हम संपूर्णता में मानव स्वभाव को और उससे जनित भावों को समझ पाएंगे, तो उतनी ही लेयरिंग हम कर पाएंगे, क्योंकि अभिनय में कई सारे ऐसे इमोशंस हैं जो लेयर्स में आते हैं। सो इनके पहले किसी एक स्थायी भाव और संचारी भाव और विभाव की जो हमने बात की, ये ठीक उसी बात को समझने और समझाने की कोशिश करती है कि कोई एक भाव की लेयर्स क्या है, वो कब किस स्थिति में होता है और फिर धीरे धीरे उसका लेयर कैसे कैसे बढ़ती चली जाती है और फिर उसका रूप कैसे बदलता चला जाता है। और ये हमको अभिनय में एक्सप्रेस करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि एक स्थायी भाव जो है वो मूल भाव है। जैसे अगर हमने कहा एंगर, तो एंगर बहुत ही आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो गुस्सा करेंगे, आंखें फैला देंगे, तो ये बेसिक होगा। लेकिन उस बेसिक में भी अगर आप लेयरिंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर इन भावों को आपको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी गुस्से की भी बहुत सारी परतें हो सकती है। अलग अलग तरीके का गुस्सा हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति के आधार पर गुस्सा हो सकता है, अलग अलग अनुभव और परिस्थिति के आधार पर भी गुस्सा हो सकता है। लाफ्टर के भी कई सारे भेद बताए हैं। जब हम मुस्कुरा करके बात करते हैं या जब मुस्कुराते हैं तो दांत हमारे दिखने लगते हैं। कई बार हम मुस्कुराते हैं, हमारे दांत दिखते हैं और कोई एक जेस्चर हाथ
का हो जाता है, कई बार हम मुस्कुराते हैं, दांत दिखते हैं और कोई एक शब्द निकल जाता है, शब्द के साथ हम हंसते हैं, कई बार हम पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं या बहुत सारे बॉडी मूवमेंट के साथ हंसते हैं। तो ऐसे अलग अलग लेयरिंग होती है। तो वैसे ही हर भावों की भी लेयर्स होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और जब हम उसको समझेंगे तो अपने शरीर में हम उसको संभवतः आत्मसात कर पाएंगे और एक्टिंग में, अभिनय में हम उसको अभिव्यक्त कर पाएंगे। नवरस और भावों को अभिनय के माध्यम से एक्सप्रेस करने के लिए और रियाज के लिए एक टेक्निक जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो है, आपने जो भी अपनी एक स्पीच तैयार की हुई है, एक डायलॉग अगर आपने तैयार किया हुआ है, तो उस डायलॉग को इन नवरस के फॉर्मेट में और भावों में आप परफॉर्म करने की कोशिश करें। मूलतः जो नवरस के स्थायी भाव हैं, उन स्थायी भावों को ले लें। कोई भी एक रस में पहले पूरी स्पीच को परफॉर्म करें, उसके बाद में फिर उस रस को बदलते हैं। सपोज आपने श्रृंगार में उसको पहले परफॉर्म किया हुआ है, तो फिर उसके बाद में उसी सेम स्पीच को आप हास्य रस में परफॉर्म करने की कोशिश करें और उस हास्य में के बाद में फिर आप उसको एंगर में, रौद्र में परफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रस के लिए आपके भाव भी बदलेंगे। अगर आपको रस में कंफ्यूजन लगता है तो आप उसको सीधे सरल रूप में, इमोशंस के रूप में समझने की कोशिश करें। आप सार्वभौमिक रूप से माने गए उन 6 इमोशंस को भी ले सकते हैं। कोई भी एक इमोशंस, एंगर आप ले लीजिए या करुणा ले लीजिए जिसमें आप दुखी हैं, तो इसी सेम स्पीच को आप अलग अलग रूप में, कभी आप रोते हुए या दुख में आप पूरी स्पीच को बोल दें, कभी आप उसको हास्य में यानी खुश होकर के पूरी स्पीच को आप बोल दें, तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग आप किस तरीके से सेम डायलॉग, सेम चीज को किस अलग इमोशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये आपका एक इमोशंस का, भावों का एक रियाज अच्छा हो सकता है। ऑटोमेटिकली करते करते हमको कई सारी लेयरिंग पता चलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।